एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स। एक ही वीडियो में मैंने सारी सी की जो भी बेसिक चीजें हैं उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो से इजीली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड वन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, how to install turbo C in computer system, data types of C language, operators with example, and how to write, compile and run C program। इतने टॉपिक मैंने आज एक ही वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको सी लैंग्वेज अच्छे से सीखना है तो आप वन बाय वन इन टॉपिक को इजीली सीख सकते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का हेल्प ले सकें। Introduction of C programming language. C is a programming language developed at AT&T Bell Laboratories of USA in 1972। कब डेवलप हुई है? C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप्ड हुई है USA में 1972 में AT&T Bell Laboratories में। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है किस ईयर में डेवलप हुई है एंड किस लैब में डेवलप हुई है। तो उसका नाम है AT&T Bell Laboratories। नेक्स्ट वन इज इट वॉज रिटन बाय डेनिस रिची। जो इसके डेवलपर थे जिन्होंने लिखा था इसको वो थे डेनिस रिची। ये भी हमेशा पूछा जाता है कि इसके डेवलपर कौन है, तो ये आपको बहुत हमेशा बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है चीजें कि इसके जो डेवलपर हैं वो डेनिस रिची हैं। सी लैंग्वेज इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की जो पहली लैंग्वेज बनी थी डेट इज बी लैंग्वेज, जिसके डेवलपर थे केन थॉमसन। राइट, तो बी लैंग्वेज के बाद बनी है सी लैंग्वेज। इसलिए अल्फाबेटिकली जो डेवलपर थे डेनिस रिची उन्होंने सोचा कि इसको क्या नाम दूं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया। अल्फाबेटिकली उन्होंने देखा कि बी है तो बी के बाद उन्होंने उसका नाम रख दिया सी लैंग्वेज, इसलिए इसका नाम पड़ा है सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कहलाती है सी लैंग्वेज इज ए सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज और इसके आपके डेवलपर थे केन थॉमसन। अब जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की बात करते हैं या कोई भी लैंग्वेज आप मान लें, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। वैसे यदि हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें भी आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, इन सब का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले आप सीखते हैं अल्फाबेट्स ABCD, उसके बाद अल्फाबेट्स का यूज करके हम बनाते हैं वर्ड्स, देन वर्ड्स के बाद हम वर्ड्स से क्रिएट करते हैं सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस जब आपको बनने लगते हैं तब आप यूज करते हैं पैराग्राफ। राइट, तो ये तो हुई सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज आप कैसे सीखते हैं। यदि आप यही बात में करूँ हिंदी की, तो हिंदी में हम काका काका सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस, देन पैराग्राफ। यदि अब आपको करना है सी लैंग्वेज की यूज, तो सी लैंग्वेज में जो आपकी बेसिक चीजें हैं दैट इज अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, इनको आपको बेसिक सीखना है। देन इनके थ्रू आप बना सकते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स। देन इनके थ्रू हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा बनता है एक प्रोग्राम। राइट, तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको यदि आपको बनाना है तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आती है हमारी हेडर फाइल्स। जब भी आपको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम क्रिएट करना है सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है वहां पर हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स यहाँ पर 2 टाइप्स की होती हैं। जब भी हेडर फाइल को आप डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हम प्री प्रोसेसर यूज करते हैं हैश कीवर्ड का। हैश कीवर्ड लगाया आपने, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड INCLUDE, इंक्लूड कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी हेडर फाइल stdio.h। राइट, नेक्स्ट हेडर फाइल है हैश इंक्लूड कोनियो। राइट, ये तो हेडर फाइल है हमारी जिसको हम हैश प्री प्रोसेसर के साथ यूज करते हैं, इंक्लूड कीवर्ड के साथ। देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच हमारी हेडर फाइल का नाम होता है दैट इज stdio.h, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। राइट, देन सेकेंड हमारी जो फाइल है इसको भी हम यूज करेंगे। जितनी भी हेडर फाइल है वो किससे यूज होंगी, प्री प्रोसेसर हैश सिंबल के साथ। इसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड कीवर्ड के बाद हमारी सेकेंड हेडर फाइल है कोनियो,
stdio.h, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दोनों हेडर फाइल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। वो उसका हेडर फाइल का यूज करके आप अपने प्रोग्राम में उन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने conio.h हेडर फाइल को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, ओनली stdio.h को वहाँ पर डिफाइन किया है, तो जितनी भी stdio के अंदर जो भी हेडर फाइल इनबिल्ट हैं सिर्फ आप उनका ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। और conio को करेंगे, दोनों यदि हेडर फाइल को आप यूज करेंगे तो दोनों में जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है आप सारे को यूज कर सकते हैं। जैसे कि stdio में आपके दो फंक्शन होते हैं मेनली जो हम यूज करते हैं, printf एंड scanf फंक्शन। एंड conio में हमारा आता है clr, scar क्लियर स्क्रीन एंड getch फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, आगे मैं और भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हेडर फाइल है उसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, उसको हमको यूज करना है थ्रू हेडर फाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेन फंक्शन। सबसे पहले प्रोग्रामिंग जब भी आप रन करते हैं हमेशा प्रोग्राम रन होता है मेन फंक्शन से। जो कर्सर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है कि मेन फंक्शन आपने प्रोग्राम में कहाँ पर डिक्लेयर किया है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच में आती है आपकी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट इन्फिनिटी। आप कितने भी स्टेटमेंट वहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या होता है, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन सिंबल, ये डॉट एंड ये आपका सेमीकोलन सिंबल होगा। किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम लगाते हैं सेमीकोलन सिंबल, राइट। और ये कहलाते हैं आपके मेन के बाद जो लगे हैं ये होते हैं पैरेंथेसिस, राइट। और ये होते हैं कर्ली ब्रेसेस, इनका आपको ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज को बनाने का, ठीक है। सबसे पहले आती है हेडर फाइल, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बीच में आती है हमारी स्टेटमेंट। जितनी भी आपको स्टेटमेंट देनी है वहां पर आप दे सकते हैं। जितने भी आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे उतने ही आपकी क्लोजिंग होंगी। जैसे मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है 1, तो आपने यहाँ पर मैंने सिंगल ही को क्लोज किया है, ठीक है। और ये होते हैं मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये रहा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि यदि आपको किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो उसको सी लैंग्वेज में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में बताया था आपको कि सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं, हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल हमेशा किससे यूज होती है, प्री प्रोसेसर हैश सिंबल से, फिर इंक्लूड कीवर्ड। उसके बाद हेडर फाइल आती है stdio.h एंड कंसोल conio.h, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट के बाद लगाते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स। जो आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट देनी है वो आप कितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि मैंने 2 स्टेटमेंट को प्रिंट किया है, वेलकम एंड टेक्वालिटी। तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शन, जो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, stdio.h, राइट। ये हेडर फाइल का इनबिल्ट फंक्शन है कौन सा, प्रिंटफ, राइट। तो प्रिंटफ आपको लिखना है। उसके बाद जस्ट बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, जिस भी वर्ड को आपको प्रिंट करना है उसके लिए लगाते हैं हम डबल कोटेशन। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर किसी भी आपको वर्ड को प्रिंट करना है या पैराग्राफ को प्रिंट करना है तो हम उसमें लगाते हैं डबल कोटेशन सिंबल, देन ब्रैकेट क्लोज, देन टर्मिनेशन के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर सेमीकोलन। देन नेक्स्ट हम अपना वर्ड प्रिंट करा रहे हैं, एक सेंटेंस जिसमें लिखा है मैंने प्रिंट एट टेक्वालिटी और इसको मैंने दिया डबल कोट्स के अंदर। और लास्ट में किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन, राइट। और इसके बाद यहाँ पर आप ये नई चीज देख रहे होंगे getch फंक्शन। getch फंक्शन आता है हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंतर्गत। तो इसको आपको यूज करना है। यदि आपको इसको यूज नहीं करेंगे तो आप, यदि मान लीजिए आपने ये वाली हेडर फाइल को यूज नहीं किया है तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एरर आएगी कि आपका हेडर फाइल मिसिंग है, राइट। तो इसको यूज करने का बेनिफिट ये है getch को, क्योंकि ये आपके आउटपुट को होल्ड करके रखता है। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे तो ये आपके आउटपुट को होल्ड करके रखता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इसको कैसे आपको परफॉर्म करना है, राइट। तो ये अभी समझ लीजिए कि getch क्या करता है, आपके आउटपुट को होल्ड करके रखता है, राइट। तो यहाँ पर आप
यहाँ पर पूरा जो स्टेटमेंट है वो फिनिश हो गई है। उसके बाद हमारा एक कर्ली ब्रैकेट ओपन है, तो यहाँ पर हमने सेकेंड वाला जो है वो क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। सिंपल मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। वॉइड यहाँ पर आपको नया दिख रहा होगा एक वर्ड, वॉइड मीन्स एम्प्टी डेटा टाइप। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी कि डेटा टाइप्स में क्या है, इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। अभी बस आप समझ लीजिए कि वॉइड एक एम्प्टी डेटा टाइप है। उसके बाद मैंने लगाया है मेन फंक्शन, राइट, और उसमें मैंने नंबर ऑफ 2 स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था सी लैंग्वेज का। टर्बो सी को कैसे डाउनलोड करें अब हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करिए। आप अपने सिस्टम में ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे टर्बो सी डाउनलोड, टर्बो सी डाउनलोड, बस इतना ही आपको लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर आपको नीचे ड्रैग करते हुए नीचे जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड टर्बो सी। filehorse.com जो आपको दिख रहा है डेवलपर टूल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। टर्बो C++ डाउनलोड 2021 लेटेस्ट फॉर विंडो 10.8.7। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है तो आपके सिस्टम में टर्बो सी एडिटर डाउनलोड हो जाएगा। ओके, जैसे ही आप टर्बो सी एडिटर को ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप की स्क्रीन वहाँ पर ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेडर फाइल्स का। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर हैश सिंबल का। शिफ्ट के साथ आप हैश सिंबल दबाएंगे। देन आपको वहाँ पर यूज़ करना है इंक्लूड कीवर्ड, इंक्लूड देन हेडर फाइल stdio.h। देन नीचे लाइन में आएंगे हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड conio.h। ठीक है, दोनों हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली है। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। वॉइड मैंने जैसे आपको बताया कि एक एम्प्टी डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का। ठीक है, अभी ये आपको मैं बता देती हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये सिंपल स्ट्रक्चर है किसी भी सी प्रोग्राम का। अब जो आपकी मेन वर्किंग होती है वो कहाँ पर होती है, मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो यहाँ से हम मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बीच यहाँ पर मेन फंक्शन को, मेन आपका जो टास्क है उसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बीच उस स्टेटमेंट को देना है जिसको आपको प्रिंट कराना है। मान लीजिए आपको हेलो प्रिंट कराना है। ठीक है, हेलो ब्रैकेट क्लोज किया और उस वर्ड को आपको लिखना है डबल कोटेशन के अंदर। और किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमें यूज़ करना है सेमीकोलन। ठीक है, फिर यूज़ करना है गेट ch फंक्शन आउटपुट को होल्ड करने के लिए। देन इसको टर्मिनेट करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, अब ये आपका एक प्रोग्राम रेडी हो गया है। जैसे ही प्रोग्राम रेडी होता है तो सबसे पहले हमको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है कि आपके एरर बताता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर समझ सकता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज 0 1 के फॉर्म में होती है, उसको समझ सकता है सिर्फ कंप्यूटर। तो उसको हमारे जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर उसको समझ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। ये कंपाइल ऑप्शन दिख रहा है, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Alt+F9। यहाँ पर आपकी ये वार्निंग आती है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एरर्स देख सकते हैं कि आपके कितनी एरर्स हैं। यहाँ पर 0 एरर्स हैं, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ एरर्स 0 हैं। जैसे ही आपके नंबर ऑफ़ एरर 0 होती हैं तो आप प्रोग्राम को ईजिली रन कर सकते हैं। ठीक है, रन करने के पहले आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना पड़ता है। जैसे आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप शॉर्टकट F2 भी प्रेस कर सकते हैं फंक्शन की। जैसे ही सेव पर क्लिक किया
तो यहाँ पर आपको सेव फाइल एज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेव फाइल एज ऑप्शन पर आपको यहाँ पर फाइल का नाम देना है एंड एक्सटेंशन लगाना है। जैसे मेरी फाइल का नाम मैंने दे दिया demo.c, ठीक है। .c क्या है, इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या करता है, जो बताता है कि हमारी फाइल किस लैंग्वेज पर है। जैसे सी लैंग्वेज है तो .c होगा, यदि C++ है तो .cpp होगा, ठीक है। एक्सटेंशन क्या बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप की है, किस लैंग्वेज पे बनी है। तो ये .c यहाँ पर एक्सटेंशन बता रहा है कि आपकी जो फाइल है वो किस पर बनी है, सी लैंग्वेज की फाइल है। देन आपको क्लिक करना है ओके बटन पर। उसके बाद हम अपनी फाइल को रन कराते हैं। रन करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है रन, या आप Ctrl+F9 भी करेंगे कीबोर्ड के थ्रू तो आपका प्रोग्राम रन हो जाए। इस टाइप से आपको वहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा हेलो। जो भी आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दी है आपको वो दिखाई देगी। यदि आप यहाँ पर कुछ और नाम देते या कोई और टेक्स्ट वहाँ पर टाइप करते तो आपको वो टेक्स्ट वहाँ पर दिखाई देता। अब मान लीजिए आपको, ये तो मैंने सिंपल एक लाइन को प्रिंट करना बताया, मान लीजिए आपको 2-3 लाइनों को प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और अगेन हम यूज करेंगे कौन सा स्टेटमेंट, प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर। मान लीजिए मुझे वेलकम प्रिंट करना है, वेलकम, ठीक है, डबल कोटेशन यहाँ पर क्लोज, ठीक है। इसको अगेन सेव करेंगे F2 के थ्रू, Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो आपको इस टाइप का आउटपुट कुछ दिखाई देगा जो कि है हेलो हेलो वेलकम, ठीक है। तो ये आपको एक पहले वाला भी आपका आउटपुट आ रहा है और एक नया वाला आउटपुट आ रहा है जिसमें हेलो और वेलकम एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। बट यदि आप चाहते हैं कि हेलो आपका एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो और वेलकम उसके नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वो आप देखिए। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो यूज करते हैं हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे आपको अभी देखा होगा आपने आउटपुट में आपको हेलो पहले का भी दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो वेलकम, ठीक है, 2 बार हेलो दिखाई दे रहा है। मीन्स आप जब आपने रन किया था प्रोग्राम को उसका भी आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है, CLRSCR फंक्शन, जो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंतर्गत। और प्रिंट एफ यूज होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंतर्गत। तो क्लियर स्क्रीन हमने लगा दिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब आपने दूसरी चीज नोटिस की थी कि हेलो एंड वेलकम आपका पूरा एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि हेलो एंड वेलकम अलग अलग लाइन में दिखाई दे तो उसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पर \n लिखा आपने और 1 स्पेस दिया। उसके बाद आप अगेन प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड Ctrl+F9 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+F9 प्रेस करेंगे आपको आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, जहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा है हेलो फर्स्ट लाइन में एंड सेकेंड लाइन में दिखाई दे रहा है वेलकम। तो इस टाइप से आप कितनी भी नंबर ऑफ मैसेजेस या नंबर ऑफ प्रिंट एफ स्टेटमेंट वहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसे नाम से समझ में आ रहा है डेटा का टाइप। अब डेटा क्या होगा, डेटा जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो किस टाइप का वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम ऑटोमेटिक तो नहीं समझेगा कि आपने जैसे 2 एंटर कर दिया तो वो समझ जाएगा कि 2 एक इंटीजर नंबर है, 2.5 कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाए कि आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, सभी में डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सभी में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, जो डेटा का टाइप बताते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया है A, ठीक है। अब A तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है, एक वेरिएबल है लेकिन किस टाइप का है। तो उसको टाइप को डिफाइन करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, डेटा टाइप का। जैसे A हम ले रहे हैं इंटीजर, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमको इंटीजर A और सेमीकोलन। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उसका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम 1, कितने भी वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल 2 डैश और लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन, राइट। तो सबसे पहले डेटा टाइप को, यदि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम। यदि आपको सिंगल वेरिएबल को यूज करना है तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर को हम शॉर्ट में यूज करते हैं इंट स्पेस देके A देन सेमीकोलन टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। यदि आपको किसी फ्लोट डेटा को यूज करना है, फ्लोट वेरिएबल को, तो उसके लिए लिखेंगे हम फ्लोट
आपको पूरा फ्लोट लिखना पड़ेगा बी, राइट। इस टाइप से आप फ्लोट आपका डेटा टाइप हो गया और बी आपका वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। तो यदि आपको फ्लोट किसी वेरिएबल को एज अ फ्लोट यूज करना है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, फ्लोट बी और सेमीकोलन, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ टाइप के डेटा टाइप्स आपके यहाँ पर होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, आप उसको समझिए। डेटा टाइप्स आर टू टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स। मोस्ट ऑफ द जो यूज होते हैं वो प्राइमरी डेटा टाइप्स है। आपको किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले डेटा टाइप को यूज करना है यदि आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं हम समझेंगे, एंड सेकेंडरी डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप में आते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, राइट। तो कैरेक्टर जब भी हम बात करते हैं तो कैरेक्टर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CHAR, कैर, और उसके बाद एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। इसकी यदि आपको ऐसा किसी वेरिएबल को कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए शॉर्ट में हम यूज करते हैं कैर, CHAR, देन वेरिएबल का नाम, देन टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन सिंबल। इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं इंट और वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। फ्लोट के लिए यूज करते हैं फ्लोट, एंड डबल के लिए यूज करते हैं डबल, ठीक है। और वॉइड होता है आपका एम्प्टी डेटा टाइप, एम्प्टी डेटा टाइप जिसमें कोई भी आपका वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो कहलाता है आपका वॉइड, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा, ठीक है। ये आते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप में जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड कितना आपका स्पेस रिजर्व करते हैं मेमोरी में। अब यहाँ पर मैंने डेटा टाइप की लिस्ट और उसका साइज डिफाइन किया हुआ है। जैसे कैरेक्टर का यूज हम करते हैं किसी भी सिंगल डेटा टाइप को यूज करने की, जब सिंगल कैरेक्टर आपको डेटा टाइप का यूज करना है तब हम यूज करते हैं कैरेक्टर का। जैसे आपको लिखना है कैरेक्टर ए, ठीक है। जैसे आपको आपका ग्रेड देना है किसी को तो आप वहां पर लिख सकते हैं A, B ग्रेड, C ग्रेड, इस टाइप से आप यूज करना है जब भी तो आप यूज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप का। और इसका साइज होता है 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, 8 बिट्स। 8 बिट्स का इस टाइप से ब्लॉक होता है, 8 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है 1 बाइट, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इस टाइप के 8 ब्लॉक में आपका पूरा 1 बाइट डिवाइड होता है, इसमें आपका डेटा यहाँ पर एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है, ओनली स्टोर न्यूमेरिक टाइप ऑफ वैल्यू। इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिक मीन्स जैसे 7, 8, 9 इस टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू। और इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट। 2 बाइट मीन्स 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो 2 बाइट मीन्स इसका डबल कर दो, 8 टू 16, तो 2 बाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मीन्स आपके 16 ब्लॉक्स का स्पेस रिजर्व करता है इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। देन फ्लोट, फ्लोट में किस टाइप की वैल्यू होंगी, ओनली रियल वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। रियल वैल्यू मीन डेसिमल वैल्यू 7.8, 99.2, ठीक है। इस टाइप की आपके डेसिमल वैल्यू जो होंगी वो किस डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं हम, फ्लोट में। जब भी आपको प्रोग्रामिंग में डेसिमल वैल्यू यूज करना है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप। उसका साइज होता है 4 बाइट। 4 बाइट मीन्स 8 into 4, ठीक है। इस टाइप से आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डबल आता है, डबल के पास होता है 8 बाइट का स्पेस। 8 बाइट मीन्स 8 into 1 बाइट, ठीक है। 8 into 8 मीन्स 64 बिट्स वहां पर वो यूज कर सकता है। और डबल भी यूज होता है हमारे पास जब भी आपको डेसिमल वैल्यू यूज करना है तब हम यूज करते हैं डबल डेटा टाइप का। उसके बाद लास्ट आता है वॉइड। वॉइड में क्या होता है, नल वैल्यू स्टोर होती है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग में किसी वैल्यू का डेटा टाइप नहीं पता होता है तब हम उसको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एज अ वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। वॉइड जैसे मैंने आपको बताया था वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड के साथ मेन फंक्शन के साथ मैंने वहां पर वॉइड यूज किया था, ठीक है। तो वॉइड मीन्स जब आपको नल वैल्यू यूज करनी है तब हम यूज करते हैं वॉइड डेटा टाइप का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर जस्ट एक सिंबल होते हैं। जैसे आपने देखा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, राइट। तो ये आपके ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर का मेन यूज क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर का। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, जस्ट लाइक मैंने लिखा a प्लस b, राइट। ये आपकी एक एक्सप्रेशन है वेयर प्लस इज अ ऑपरेटर एंड a b बोथ आर ऑपरेंड, राइट।
तो आपका एक्सप्रेशन बन गया a प्लस बी, जहां पर क्या है प्लस इज ऑपरेटर एंड a एंड b बोथ आर ऑपरेंड, राइट। तो a प्लस बी क्या हो गया आपका एक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4 + 2, राइट। तो एक एक्सप्रेशन है। तो क्या ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। यहाँ पे बीच में प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो आपको क्या आप समझ सकते हैं कि 4 + 2 कर रहा है मीन 6 आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को यदि आपको बताना है कि आपको कौन सा अरिथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करना है, तो हम यूज करते हैं ऑपरेटर का, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में। तो इसका आ जाएगा 6। यहाँ भी क्या प्लस आपका ऑपरेटर है एंड 4 and 2 बोथ आर ऑपरेंड, राइट। जैसे मैंने लिखा है 4 × 2, राइट, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर है, 4 and 2 बोथ आर ऑपरेंड, राइट। तो एक एक्सप्रेशन बन गया 4 × 2 = 8, राइट। तो इस टाइप से ये कहलाते हैं आपके ऑपरेटर, राइट। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड के जो नंबर है उसके हिसाब से आपके जो ऑपरेटर हैं वो आपके 3 टाइप्स के यहाँ डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जिनका यूज हम सिंगल ऑपरेंड के साथ करते हैं, राइट। ऑपरेंड मैंने जैसे बताया आपको a + b, जहाँ a एंड b आपके ऑपरेंड है और प्लस आपका ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका यूज ओनली सिंगल ऑपरेंड के साथ होता है। जस्ट लाइक जैसे आपने देखा -y -x, राइट, -a, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, y आपका ऑपरेंड है, माइनस आपका ऑपरेटर है, यहाँ पर x आपका ऑपरेंड है एंड माइनस आपका ऑपरेटर है। तो ऐसे ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं जिनका यूज सिंगल ऑपरेंड के साथ होता है, राइट। देन सेकेंड है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जैसे 22 से समझ पा रहे हैं 2। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो 2 ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे लिखा मैंने x + y, a + b, ठीक है, a × b, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑपरेंड यूज हो रहा है। जैसे x एंड y ऑपरेंड है और प्लस आपका ऑपरेटर है, a एंड b ऑपरेंड है प्लस ऑपरेटर है, a b ऑपरेंड है, मल्टीप्लाई यहाँ पर ऑपरेटर है, राइट। नेक्स्ट है हमारे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो 3 ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके टर्नरी। जैसे आपने लिखा a (b) c, राइट। यहाँ पर 3 आपने ऑपरेंड यूज किए हैं, a b एंड c, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑपरेशन। तो आप क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं तो आप उनसे कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को क्लासीफाई हमने यहाँ पे किया है। फर्स्ट वन है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ वन इज कंडीशनल ऑपरेटर एंड सेवंथ इज बिटवाइज ऑपरेटर। 7 टाइप्स की कैटेगरी में ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, राइट। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आप ये क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में किस टाइप के ऑपरेटर आते हैं, राइट। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन, राइट। अब जो स्टार्टिंग के 4 है वो बेसिक ऑपरेटर है, जैसे आपने लिखा a + b, राइट। अब मान लीजिए आपने a की वैल्यू असाइन कर दी प्रोग्राम में 9 एंड b की असाइन कर दी है 5, राइट। तो आपको इसको वैल्यूएट करना है, तो 9 + 5, ठीक है, 14, 9 - 5, 9 × 5 एंड 9 / 5, ठीक है। ये जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं ये हम यूज करते आ रहे हैं। ये जो लास्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलो, इसमें क्या करना है, 9 मॉड्यूलो डिवीजन 5, इसमें सिंपली आपको डिवाइड करना है, 5 × 1 = 5, राइट। 9 - 5 आपने किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। इसका जो रिजल्ट होता है मॉड्यूलो डिवीजन का, ये आपका जो भी रिमाइंडर होता है, जो भी शेषफल बचता है आपके डिवीजन के बाद, वो इसका रिजल्ट होता है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। मॉड्यूल ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाले ऑपरेटर आते हैं। अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूल ऑपरेटर, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे नाम से ही समझ में आता है, असाइन करना, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में। इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल = वैल्यू और एक्सप्रेशन,
वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू और एक्सप्रेशन, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू या एक्सप्रेशन को असाइन करने के लिए यूज होता है। इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल सिंबल से। लाइक जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 5, ठीक है, और उसका डेटा टाइप आपने दे दिया इंटीजर, तो a इक्वल टू 5 मीन्स a में कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम 5 को, जो कि इस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। वेरिएबल में जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं या तो एक्सप्रेशन, जैसे आप लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, राइट, या c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, तो आपका एक एक्सप्रेशन है जहां पर आप क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई b का रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं, c नाम के एक वेरिएबल में, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल सिंबल के साथ डिनोट किए जाते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में हम वैल्यू या एक्सप्रेशन को असाइन कर सकते हैं, राइट। ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज क्या होता है, जब हमको दो या दो से अधिक वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है तब हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। इस टाइप के ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं, जहां आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है। जैसे आपने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू, आपने लिखा यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट, 10 इज लेस देन 3, ठीक है, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 10 इक्वल टू 10 एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 10। इस टाइप से आप एक्सप्रेशन यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, तब आपका रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग की पूरी बेसिक चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का नॉलेज ले सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा एंड थम्स अप बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगी और आगे आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।